जय हिंद। गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का चैप्टर और उसी में लगातार चल रहे हैं हम लोग आगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है और भी जो कुछ टॉपिक्स है आगे हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो को आप लोग ध्यान से पूरा कवर करिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक बात समझ में आए। तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने विषय को। तो चलिए साथियों देखते हैं। जैसे प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब क्या होता है इस बात को समझते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है भाई, कि जब किसी वस्तु से किसी भी वस्तु से किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पे हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब नीचे लिखो, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब आपके टू टाइप्स के होते हैं। इमेज जो होती है वो दो प्रकार की होती है। परिभाषा समझ में आ गई आप लोगों को। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, जब किसी भी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, उस बिंदु को हम लोग कहेंगे क्या, कि वहां पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। प्रतिबिंब दो तरह का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब। और नंबर दो, आभासी प्रतिबिंब। नंबर दो, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। नंबर एक है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर दूसरा है आपका आभासी प्रतिबिंब। जो पहला नंबर हेडिंग है, पहले नंबर आपका प्रतिबिंब है, उसको हेडिंग बना लो वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, इसको देखते हैं। रियल इमेज क्या होती है और एक होती है इमेजिनरी इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। जल्दी से आप लोग हेडिंग बना लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है साथियों, इसको देखते हैं भाई। तो हेडिंग बन गई हो, हेडिंग बना करके इसमें लिखिए। हेडिंग बन गई है, अब इसमें लिखिए, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को 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 वास्तव में काटती हैं। जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं, जब प्रकाश किरणें वास्तव में काटती हैं, तो हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त तो हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त तो हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस प्रतिबिंब को इस प्रतिबिंब को पर्दे पर
इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें किसी भी वस्तु से प्रकाश किरणें निकलती हैं तो उनका परावर्तन होता है या तो अपवर्तन होता है। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस जगह पर वास्तव में काटेंगे एक दूसरे को तो हम कहेंगे कि वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब क्या होता है भाई, इसको लिख लीजिए। आभासी प्रतिबिंब क्या है कि जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटती, देखो हेडिंग बना लो आप लोग। अब आभासी प्रतिबिंब, इमेजिनरी इमेज। आभासी प्रतिबिंब क्या है भाई कि जब प्रकाश किरणें जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटती है, वास्तव में नहीं काटती है तो प्राप्त प्रतिबिंब तो प्राप्त प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटती है तो प्राप्त प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए अब हम लोग बात करते हैं गोली दर्पण की। तो गोली दर्पण क्या है भाई? तो गोली दर्पण एक कांच का खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसको काट करके उसके अलग अलग हिस्सों में पॉलिश करके हम लोग दर्पण बनाते हैं। जैसे आपके सामने एक देखो, एक कांच का खोखला गोला है। अगर ये गोला है तो इसके पास अपना केंद्र होगा। क्या होगा भाई? केंद्र होगा। ठीक है, केंद्र होगा और इसकी त्रिज्या होगी, है ना? क्या होगी? त्रिज्या। ये दो बातें याद रखनी है। जो आगे चल करके जो आपका खोखले गोले का केंद्र होता है यही दर्पण का बनता है वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना? क्या बन जाता है? वक्रता केंद्र। और जो गोले की त्रिज्या होती है ये त्रिज्या बन जाती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, क्या बन जाती है? वक्रता त्रिज्या। अब क्या करते हैं, हम इसी गोले को बीच से काटते हैं दो हिस्सों में। एक हिस्सा कुछ इस टाइप का मिलेगा हमें और दूसरा हिस्सा इस टाइप का, है ना? अब इसी पे क्या करना है, इसी के अगर उभरे हुए भाग पर हम पॉलिश कर दें, किस भाग पर? ध्यान से याद रखिएगा, उभरे हुए भाग पर अगर हम पॉलिश कर देते हैं ये कौन सा बनेगा दर्पण भाई? तब ये बनता है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? बात समझ में आ रही कि नहीं? अवतल दर्पण। अगर इसके धंसे हुए भाग पर अगर हम कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? दर्पण तो बन गया उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? धंसा हुआ नहीं, इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है। तो दोनों के पृष्ठ अलग अलग होते हैं। अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का मतलब जहां से परावर्तन की घटना होनी है, समझे कि नहीं? जहां से प्रकाश टकरा करके वापस आएगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या? परावर्तक पृष्ठ, है ना? तो गोली दर्पण क्या है, समझ में आया?
गोल दर्पण क्या है भाई? कुछ नया चीज नहीं है। एक कांच का खोखला गोला होता है, उसको बीच से काट करके दो हिस्सों में बना लिया। अगर उसके उभरे भाग पर पेंटिंग कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो वो बन गया अवतल दर्पण। अगर उसके धंसे हुए भाग पर पेंटिंग कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो वो बन गया आपका उत्तल दर्पण। बात समझ में आई? अब इसके बाद है आपका दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, तो ये हेडिंग बना लीजिए आप लोग, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखिए, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। जैसे आप लोग पेन कॉपी उठा लीजिए और हेडिंग बना करके लिखते चलिएगा। हम केवल हेडिंग आपको समझाते चलेंगे और अपनी अपनी हेडिंग आप लोग कंप्लीट करते रहिए। पहली नंबर आपकी परिभाषा बनती है ध्रुव। क्या भैया? ध्रुव। हेडिंग बना लो, ध्रुव अंग्रेजी में इसको कहते हैं पोल। देखिए, ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? हेडिंग बन गई। देखिए, तो ध्रुव को देखिएगा, समझिएगा क्या चीज? दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे इसीलिए कोई दर्पण है, मान लेते हैं आपका उत्तल या अवतल कोई सा दर्पण है। ये कौन सा है? मान लेते हैं ये आपका कौन सा दर्पण है भाई? अवतल दर्पण है। इसका ध्रुव कहाँ होगा? दर्पण के एकदम बीचों बीच। इसको P से निरूपित करते हैं। हाँ, ये M1 M2 का, M1 M2 का मतलब ये हुआ आपका कि ये दर्पण है ना। दर्पण के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं। कैसे लिखेंगे? P से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। अब अगली हेडिंग आपकी बनेगी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बनाइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है इसमें लिखिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक भी करते रहिए, और जिनको प्रकाश वाले चैप्टर पढ़ने में दिक्कत होती है तो उन्हें ये वीडियो भेज भी सकते हैं। वीडियो भेजने का या लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। वक्रता केंद्र क्या है इसको लिखिए भाई। लिखो, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच के, गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच के, कांच के, कांच का है, कांच का कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले कांच का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र दर्पण का, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। बात समझ में आ रही है कि ये दर्पण जिससे बनाया गया है, जिस कांच के गोले से, उसका जो केंद्र था वो दर्पण का बन जाएगा क्या? वक्रता केंद्र। इसे C से निरूपित करते हैं।
इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से निरूपित करते हैं भाई। अगली नंबर हेडिंग है इसी परिभाषा के अंतर्गत मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, क्या? वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलेंगे, मेन एक्सिस। दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष क्या है, समझ में आया भाई आपको? अगली नंबर समझ में आ गया है तो अगला पॉइंट बना लो इसी में, मुख्य फोकस। अगला पॉइंट बना लो, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस नंबर है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस लिखिए, मुख्य फोकस में लिखिए भाई, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। इसे फिर से मिला लो एक बार, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई? अगली हेडिंग बना लीजिए, इसके बाद आपकी है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या लिखिए, इसमें लिखिए भाई, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम लोग कहते हैं क्या भाई? वक्रता त्रिज्या। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? अगले नंबर हेडिंग बना लो, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी
बन गई हेडिंग, फोकस दूरी लिखिए इसमें। मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस बिंदु से, मुख्य फोकस बिंदु से, मुख्य फोकस बिंदु से, मुख्य फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी, मुख्य फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। दर्पण के फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से निरूपित करते हैं, इसे F से, स्मॉल f, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल f से फोकस दूरी, मुख्य फोकस जो होता है कैपिटल F से, इसे स्मॉल से, इसे मुख्य फोकस है, ये फोकस दूरी है, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई? एक लाइन और लिख लो इसी में, पैराग्राफ चेंज करके। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है। इस बात को हम लोग प्रूफ भी करेंगे, फिर आगे जब हम लोग वीडियो में चलेंगे तो आप प्रूफ भी देखेंगे कि किस तरीके से फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है, या वक्रता फोकस दूरी 2 गुनी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का आधा होता है। लिखा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? 2 गुनी। वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी नहीं होती, वक्रता त्रिज्या आधी होती है। रुको रुको रुको, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बात ये सही है, ठीक है? तो लिख लीजिएगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर इसको उल्टा देखा जाए तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। ये कुछ परिभाषाएं थी, जैसे आपने देखा, क्या क्या देखा? ध्रुव देखा, और क्या देखा भाई? मुख्य अक्ष देखा, वक्रता केंद्र देखा, मुख्य फोकस देखा, वक्रता त्रिज्या देखा, और फोकस दूरी देखा। ये परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए जब हम इमेज क्रिएट करेंगे, जब हम दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब की बात करेंगे तो वहां पर इनका महत्वपूर्ण रोल होगा। आपको सभी के सिंबल याद रखने पड़ेंगे कि C से क्या निरूपित होता है, F से क्या होता है, P से क्या होता है, ठीक है? जिससे आपको बात समझ में आए कि ये वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता केंद्र है ना? तभी हम लोग वहां से इमेज बना पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अभी